Hello friends, this is Soma Chakravarti. Welcome to my video on theories of international trade. In this video, we will looking at traditional theory of international trade and soon upload new videos in this series of international economics. So please keep watching. In this particular video, we are going to explore mercantilist view on trade. यानी कि मर्केंटलिस्ट क्या सोचते थे ट्रेड को लेकर, उनका व्यूज़ क्या था, उनका ओपिनियन क्या था, आज इसके बारे में हम देखेंगे। तो इनका जो एरा था या फिर इनका जो टाइम पीरियड मैं बोलूँ तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1500 टू 1750। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि कलेक्शंस ऑफ इकोनॉमिक थॉट इन यूरोप ड्यूरिंग 1500 टू 1750, यानी कि यूरोप में ड्यूरिंग टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की बात करूं तो ये था 1500 से लेकर 1500 टू 1750। मोस्टली जिसमें हम लोग कंसिडर कर देंगे, मोस्टली वी विल कंसिडर मर्चेंट्स, बैंकर्स एंड फिलोसोफर्स। तो ये बेसिकली इनका ग्रुप था, इनका व्यूज़ था इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर। तो ये क्या बोलते थे इंटरनेशनल को ट्रेड को लेकर कि जो नेशनल वेल्थ है वो रिफ्लेक्ट करता है होल्डिंग्स ऑफ प्रीशियस मेटल। यानी कि हम लोगों के पास जितना भी प्रीशियस मेटल होगा वो हमारे नेशनल वेल्थ को डिटरमिन करेगा और बताएगा कि हम लोग कितने वेल्दी हैं, कितने प्रॉस्पेरस हैं। तो कैसे कि नेशनल वेल्थ कैसे डिसाइड होगा? National wealth is reflected in holdings of precious metal। जिसके पास जितना प्रीशियस मेटल होगा वो कंट्री उतनी ही हेल्दी होगी, वेल्दी होगी, ऐसा इन लोगों का मानना था। और इनके आगे इसके साथ जब थ्योरी के साथ आगे बढ़ेंगे तो इनका एक और कहना था कि मोर गोल्ड मोर पावरफुल द कंट्री। जितना जिसके पास गोल्ड होगा, मेटल्स होगा, वो उतनी ही पावरफुल कंट्री होगी। मोर गोल्ड मोर पावरफुल कंट्री। नेक्स्ट इस थियरी में हम आगे बढ़ेंगे और हमें पता चलेगा कि इस थियरी में उनके और आगे व्यूज क्या थे। एक्सपोर्ट मूव एट लीड्स टू इनफ्लो ऑफ गोल्ड। और बेसिकली इनका जो इम्फोसाइज था ये मोस्टली एक्सपोर्ट पर था, ये इंपोर्ट के लिए उतने उत्साहित नहीं थे। वो बार बार एम्फोसाइज करते थे किस पर? एक्सपोर्ट को लेकर। तो इसके आगे अगर इस थियरी को मैं बढ़ाऊं तो इसके आगे दे मोर emphasize on export at lead। इसे क्या होगा कि इनफ्लो ऑफ गोल्ड ज्यादा होगा, विच इज lead इनफ्लो ऑफ गोल्ड। हाँ भाई, हम भी देखते हैं कि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो जो हमारी कंट्री में वो इनफ्लो का लेवल बढ़ेगा। तो उस समय तो करेंसीज नहीं थी, गोल्ड थे। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्री में जो गोल्ड का इनफ्लो लेवल होगा वो हाई होगा, जिसके कारण वो कंट्री रिच कहलाएगी। और देखेंगे कि ये क्या करते थे? रेस्ट्रिक्ट करते थे किसको? इम्पोर्ट को। और रेस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट, क्योंकि ये किसको सपोर्ट करता है और ये किसको लीड करता है? इंपोर्ट लेड आउटफ्लो ऑफ गोल्ड।
गवर्नमेंट शुड डू एवरीथिंग पॉसिबल टू मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट एंड मिनिमाइज इम्पोर्ट। इसमें जो गवर्नमेंट का रोल था वो ये था कि ये मैक्सिमाइज करती थी किसको, एक्सपोर्ट को, और मिनिमाइज करती थी किसको, इम्पोर्ट को। क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि हम लोग जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे जो गोल्ड का इनफ्लो होगा वो कंट्री में ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो आउटफ्लो हो जाएगा। तो हमारा गवर्नमेंट का, हमारे किसी भी कंट्री का, उन लोग के व्यूज़ के अकॉर्डिंग कि गवर्नमेंट का जो ओपिनियन था, या फिर गवर्नमेंट को करना चाहिए कि गवर्नमेंट शुड मैक्सिमाइज किसको, एक्सपोर्ट को, और एंड एंड क्या करेगी, मिनिमाइज करेगी किसको, मिनिमाइज करेगी किसको, इंपोर्ट को। ठीक, गवर्नमेंट शुड एवरीथिंग डन, कि ये सारा चीज़ उनका दामोदार होगा कि हाँ कौन सी कंट्री, मतलब हमारी जो कंट्री है उसको बार बार हमें एक्सपोर्ट करना होगा ताकि गोल्ड का जो लेवल है वो बढ़े और हमारी कंट्री वेल्दी हो। एक और इनका सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो पॉइंट ये था कि ये मानती थी ज़ीरो सम गेम, कि ट्रेड जो है, ट्रेड इज बेसिकली ज़ीरो सम गेम। अभी बहुत सारे यहाँ पर हमारे जो इकोनॉमिक्स के फर्टिनिटी होंगे वो ज़ीरो सम गेम के बारे में जानकारी भी रखते होंगे, और कुछ ऐसे हैं जो इसके बारे में जानकारी नहीं भी रखते होंगे। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में ब्रीफ कर देती हूँ कि ज़ीरो सम गेम हम उसको बोलते हैं जहाँ पर वन गेन इन लॉस ऑफ अदर्स, यानी कि एक कंट्री के गेन होने पर किसी को लॉस होगा और किसी को गेन होगा। वन कंट्री कुड गेन ओनली एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। What I said one country could gain only at the expense of others। ठीक, आशा करती हूँ कि यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू थॉमस मन के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपने व्यूज़ दिए थे इसके बारे में, कि उन्होंने बोला था कि द ऑर्डिनरी मीन्स टू इंक्रीज आवर वेल्थ, कि हम अपने जो वेल्थ को वो इंक्रीज कर सकते हैं, अपने ट्रेजर को बढ़ा सकते हैं। कैसे? बाई फॉरेन ट्रेड। ये किसने बोला था? थॉमस मन ने बोला था। अकॉर्डिंग टू थॉमस मन, the ordinary means to increase our wealth and treasure by foreign trade। फॉरेन ट्रेड करके हम अपने वेल्थ को और अपने ट्रेजर को बढ़ा सकते हैं, ये थॉमस मन ने बोला था। और इसके आगे थ्योरी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे तो बेसिकली जो इनका कहना था कि मोर टू स्ट्रेंजर्स ईयरली देन कंज्यूम ऑफ देयर इन वैल्यू। इंग्लैंड इज ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड, और इंग्लैंड में ट्रेजर है क्योंकि वो फॉरेन ट्रेड करता है। म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड इज इम्पॉसिबल। इनका दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इन्होंने बोला था कि जो म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि दे बिलीव दैट इन ज़ीरो सम गेम, यानी कि एक कंट्री को अगर बेनिफिट होगा तो दूसरे कंट्री को क्या होगा? नुकसान होगा। विच मीन्स कि जो म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा इस केस में। तो इसमें एक और पॉइंट आ जाता है, म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड इज impossible। Nations could regulate its domestic and international affairs to promote own interest। इसमें लास्ट पॉइंट
आएगा कि जो नेशंस है वो रेगुलेट करेगी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अफेयर को कैसे प्रमोट करते हुए ओन इंटरेस्ट को। नेशन could regulate domestic and international affair to promote own interest. And need to maintain positive trade balance. Need to maintain positive trade balance. राइट। बाद में इसको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि म्यूचुअली ट्रेड पॉसिबल है, मतलब बाद में इसको क्रिटिसाइज करके एडम स्मिथ ने इसके बेसिस पे थियरी दी थी। उन्होंने बोला था कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि एक कंट्री को एब्सोल्यूट गेन होता है, और फिर बाद में उनको क्रिटिसाइज करते हुए रिकार्डो ने अपनी थियरी दी थी। तो ये सारे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ में। मर्केंटाइलिस्ट तक ही रखना चाहती हूँ मैं, और किसी को भी कोई भी डाउट है तो ही और शी कैन आस्क इन रिगार्डिंग देयर व्यूज़ इन मीडियम ऑफ देयर कमेंट्स। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें। मैं ट्राई करूँगी अपने तरफ से कि आप लोगों को समझ में आए। ये सारे कंटेंट्स आप लोग लिख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। ये ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स को भी काम आएगा, मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स लोगों को भी काम आएगा। जो इसको पढ़ना चाहेंगे, जिसको पढ़ना पसंद है इकोनॉमिक्स के बारे में, उनके लिए भी ये थ्योरी है। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा ये थ्योरी। थैंक यू।